नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी भाई बंधु ने मुझे विश किया दीपावली अच्छा जाने के लिए, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु 30 सीरीज जो चल रही है उनको वॉच कर रहे थे, तो आज हम क्लास नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले हमने 16 क्लास कर लिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये रेलवे की सिंगल सीरीज चल रही है वर्तमान समय तक तो आपके लिए कोई भी एग्जाम हो रेलवे में हर जगह एप्लीकेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए खास करके हमारा एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। आप लोग इसे लेकर अपनी फाउंडेशन को कंक्रीट के जैसे मजबूत कर सकते हैं। 2024 तो समाप्ति है लगभग। 2025 में अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ये ई बुक कम से कम 1.5-2 साल तक पुराना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन इस हिसाब से बनाया गया है कि ये पुराना नहीं होगा, आपको पढ़ते रहना है। एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, ये सब का जो एग्ज़ाम है ना, इनके लिए रामबाण तरीके से बनाया गया है। तो अगर आपको हमारी ई बुक चाहिए जो एसएससी के लिए है, एसएससी के लिए S30 सीरीज भी है, 30 वीडियो की सीरीज जो समाप्त हो गई। एसएससी के लिए S36 भी चल रही है जिसमें 6-7 क्लास हो गए हैं। इसके अलावा अभी आप जो देख रहे हैं ये रेलवे का है। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी कंटेंट अवेलेबल है। तो आपको जैसा कंटेंट चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग इस नंबर पे ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोनों प्रोसेस से आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, जंतु जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो जंतु जगत होते हैं उनके फाइलम या संघ जो होते हैं उनमें कौन सा एक सही मैच नहीं किया गया है, आपको पहचानना है। सेप्रोट्रॉफ, ये कुकुरमुत्ता के अंतर्गत आते हैं क्या? जी एकदम सही है। ये एक प्रकार का मृत जीवी परजीवी होता है जो कुकुरमुत्ता के जैसा ही होता है। स्पंज, ये पोरीफेरा में आता है, एकदम सही है। स्पंज पोरीफेरा में आते हैं। साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। जी, फेनरोगेम में साइकस भी आ जाएंगे, अर्थात फेनरोगेम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। क्रिप्टोगेम अलग होता है थोड़ा। प्लेनेरिया, ये स्केलमेंथीज में आते हैं क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत कर दिया गया है और वही इसीलिए आपका आंसर डी ही होगा, क्योंकि जो गलत है वही आंसर करना है। जो प्लेनेरिया है ना, ये आपका प्लेटी हेलमेंथीज में आते हैं, न कि एसके हेलमेंथीज में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं इन सभी को बारी बारी से डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्लेनेरिया जो है ये आपका प्लेटी हेलमेंथीज में आती है। इस संघ के जो भी जंतु होते हैं वो 3 लेयर के होते हैं, 3 स्तर वाली होती है। शरीर गुहा अर्थात बॉडी कैविटी का जो है अभाव पाया जाता है। किसकी बात हो रही है सर? प्लेनेरिया अर्थात प्लेटी हेलमेंथीज में जो भी जीव आते हैं उसमें क्या होता है कि देह गुहा नहीं होता है, बॉडी कैविटीज नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसके शरीर जो है त्रिस्तरीय 3 लेयर में बटे होते हैं। अब देखिए, सेप्रोट्रोफ के बारे में यहाँ पे लिखा है कि सेप्रोट्रोफ या मृत जीवी जीव होते हैं। ये एक प्रकार का मृत जीवी जीव है ना, यानी दूसरे पे डिपेंड रहने वाला, यानी सड़े गले चीज को खाने वाला एक प्रकार का जीव है ये, ठीक है। इसीलिए इसे प्रकृति में अपघटक की संज्ञा भी दी गई है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में पूछूं कि अपघटक से आप क्या समझते हो, तो कई बार आप हमारे मुंह से सुने होंगे कि उत्पादक, है ना, जो फूड चेन होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, है ना। इसके अलावा लास्ट में आपका क्या होता है? अपघटक होते हैं 3 नंबर पे। तो ये अपघटक क्या होती है? जीवाणु और कवक होती है साधारण अवस्था में। लेकिन जो सेप्रोट्रॉफ है इसे भी अपन की क्या समझते हैं? अपघटक ही समझते हैं, है ना। ये जो है पर्यावरण में पुनर्चक्रण प्रक्रिया में अहम योगदान निभाते हैं। जो मृत सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ इन पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए जो है ये पर्यावरण में पुनर्चक्रण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसीलिए यह भी एक प्रकार का अपघटक है। वैसे जीवाणु और कवक जो है अपघटक है। एक क्वेश्चन ये वाली चेन से आपके निकल के आते हैं कि भाई देखिए, उत्पादक हमेशा पेड़ पौधे ही होंगे। हम लोग क्या है, अपना कुछ नहीं है इस संसार में भाई, हम हर जगह डिपेंड ही है दूसरे पे, है ना। तो हम लोग उपभोक्ता है। अब ये उपभोक्ता प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या फिर टर्शियरी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होता है? शाकाहारी से मांसाहारी के तरफ जो जितना खतरनाक मांसाहारी है वो उस ज़्यादा श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे बकरी को कौन खाएगा? बकरी को शेर खाएगा, तो बकरी पहले आएगा इस चेन में, फिर शेर आएगा। तो मान लीजिए 2 ही उपभोक्ता को दर्शाना हो तो बकरी प्राथमिक हो जाएगा और शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने के लिए बताया हूँ। वैसे शेर को तृतीयक पे भी पहुँचा सकते हैं, चतुर्थ पे भी पहुँचा सकते हैं जीवों की संख्या बढ़ा के, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे
इसके अलावा पोरीफेरा, पोरीफेरा जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा था कि भाई पोरीफेरा क्या स्पंज है, जी एकदम स्पंज पोरीफेरा में ही आता है। सबसे पहले ये पोरीफेरा शब्द का जिक्र किसने, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किए थे रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने। ये मल्टी सेलुलर जो है जंतु होते हैं, मल्टी सेलुलर और वन सेलुलर, है ना। जैसे एक कोशीय जीव कई सारे होते हैं, हम लोग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशीय जीव हैं हम लोग। इसके अलावा ये जो पोरीफेरा है ये लवणीय जल के जंतु होते हैं, लवणीय साल्टी वाटर के जो है आपका जंतु होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, लेकिन अपवाद बहुत कम है, इसीलिए हम इसे जनरली मान के चलेंगे कि ये जो है लवणीय जल के उदाहरण है आपका पोरीफेरा कुल के जो भी प्राणी है, ठीक है। इस संघ के प्राणियों के शरीर के ऊपर क्या होता है, एक छिद्र होता है, बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इसकी कंकाल की बनावट की बात करें तो जो अंडा की कंकाल बनी होती है, यानी अंडा का खोल जिससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का बना होता है आपका पोरीफेरा का कंकाल तंत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपके एग्जाम में धड़ल्ले से आता है, CaCO3 होता है। इसे आप चूना पत्थर भी कह लेते हैं, चूना पत्थर भी कह लेते हैं, संगमरमर भी कह लेते हैं, संगमरमर, है ना। इसके अलावा आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा आप इसे मेटामॉर्फिक चट्टान भी कह सकते हैं। तो एक ही चीज़ को कई लैंग्वेज में आप मतलब बयां कर सकते हैं। इनके अलावा जो पोरीफेरा कुल के अन्य प्राणी, एक तो आपने स्पंज देखा, और भी कुछ उदाहरण है जैसे साइकन, ये साइकस नहीं है, ये पौधे नहीं है, ये जीव है, साइकन है। इसके अलावा ल्यूकोसिलेनिया, स्पंज, ये सब क्या है, पोरीफेरा कुल के हैं। अभी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पोरीफेरा में जो है साल्टी वाटर में ज़्यादा उपस्थिति होती है, लेकिन कुछ अपवाद है जो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। ये गिने चुने हैं, जैसे अपवाद है एस्पेंजिलाइडी, है ना, इसका नाम है एस्पेंजिलाइडी, है ना। तो ये जो है आपका अपवाद है, ये मीठे पानी में पाए जाने वाली पोरीफेरा कुल के प्राणी होते हैं। अब देखिए ये जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है। जैसा कि एक ऑप्शन साइकस था, है ना, एक ऑप्शन क्या था भाई, साइकस था, जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो है रखा गया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मैंने ये चीज़ को 26 मिनट की एक वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ, है ना, सभी कुल को समझाया हूँ, है ना। और ये जो भी क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, ब्रायोफाइटा, ये जो भी होते हैं मैंने अलग से बता दिया। अब जो देखे हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं देखे वो महान है, उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब क्या ही कहूँ, है ना। तो ये जो है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपका फेनरोगेम्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फेनरोगेम्स, है ना, फेनरोगेम्स के अंदर। एक फेनरोगेम्स होता है, वो क्रिप्टोगेम्स होता है। क्रिप्टोगेम्स में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फेनरोगेम्स में हमें इन दोनों चीज़ को पढ़ना होता है। फेनरोगेम्स जिसमें बीज फूल वगैरह आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में इसके विपरीत है, नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधा कहते हैं, और जो आपका एंजियोस्पर्म है ये आवृत बीजी या पादपी पुष्पी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसके पार्ट थे, फेनरोगेम्स के, फेनरोगेम्स के पार्ट थे। वहाँ पे लिखा भी था और मैंने लिख के भी बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म फेनरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे तो इसे नग्न बीजी पौधा कहा जाता है ना। इसके कुछ उदाहरण जैसे साइकस है, पाइनस है, ये सब क्या है, ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा, अर्थात ये नग्न बीजी प्रकार के पौधा है। इसके जो बीज है वो खुले में रहते हैं, मतलब किसी कवच में नहीं रहते जनरली। एंजियोस्पर्म, ये पौधे बीज में फलों के अंदर ढके होते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के बाहर होता है ना, अंदर होता है, माफ कीजिएगा। इसे आवृत बीजी या पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनके दो भाग होते हैं, एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री, किसके, एंजियोस्पर्म के। तो यहाँ से भी कई बार रेलवे ने क्वेश्चन बनाया है ना, कि भाई एक बीज पत्री द्विबीज पत्री किसके गुण होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स। तो क्या आंसर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका भैया एंजियोस्पर्म के, है ना। ये एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री होते हैं। अब कई बार तो आपसे जो है पेड़ पौधे के कुल पूछ लेते हैं कि भाई सरसों किस कुल के पौधे हैं। कई बार जो है आपका एंजियोस्पर्म एक बीज पत्री द्विबीज पत्री के फॉर्म में पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण रखा है ताकि आपका आने वाला दिन में जो एग्जाम में अगर आए तो आपको आराम हो सके। एक जीव पत्री एंजियोस्पर्म, अब इसमें क्या क्या आता है, खजूर, नारियल, सुपारी, पाम वाला जो भी पेड़ है ना, ये आ जाते हैं आपके एक बीज पत्री के अंदर। लंबा सा पेड़ रहेगा, कम पत्ता रहेगा, है ना। इनके अलावा प्याज, लहसुन, ये भी आपके आ जाते हैं एक बीज पत्री में। और मुख्य खाद्यान्न जो हमारे इंडिया का है गेहूं, चावल, तो चावल, गेहूं, जौ, ये तीनों के तीनों भी एक बीज पत्री में आ जाते हैं। ये भी मुख्य खाद्यान्न है, तो अपने को ऐसे याद रख लेना है, मुख्य खाद्यान्न और जो भी तार जैसे पेड़ होगा वो एक बीज पत्री एंजियोस्पर्म में
आ जाता है। ठीक है, अब द्विबीजपत्री में क्या आता है, सरसों, मूली, सलजम, है ना, क्रूसीफेरी कुल के हैं, ये भी पूछा जाता है, और भिंडी का मालवेसी कुल भी पूछा जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इनके कुल भी याद रख लीजिएगा। और ये द्विबीजपत्री है, सरसों, मूली, सलजम, ये आपका एंजियोस्पर्म के द्विबीजपत्री क्वालिटी के हैं। और भिंडी, कपास, पटसन, ये भी द्विबीजपत्री है, मालवेसी कुल से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, इनके अलावा अब हम लास्ट वाला संघ को देखेंगे, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस संघ के प्राणी में बॉडी कैविटी का अभाव रहता है, देह गुहा नहीं रहते हैं। इसे चपटा कृमि भी कहा जाता है, थोड़ा सा चपटा युक्त होते हैं। इसमें श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सब चीज़ का अभाव पाया जाता है। और पाचन प्रणाली जो है ये अधूरा होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है। और ये जीव क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। कौन से बात हो रही है सर, प्लेटीहेल्मिन्थीज की जो है प्रॉपर्टीज को मैं बयां कर रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक ज़माना था जब विषाणु जीवाणु तक ही क्वेश्चन पूछा करता था एग्जामिनर, लेकिन आजकल जो है उससे थोड़ा सा अलग लेवल कर दिया है ना। उत्सर्जन जो होती है ना आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ये फ्लेम कोशिका के अंतर्गत होंगे। और जो एस्केल्मिन्थीज में होते हैं ना उत्सर्जन, ये आपका प्रोटोनोफ्रीडिया में होंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है और अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, ये दोनों याद रखने के लिए प्रीवियस क्लास में बताया था। तो एक जैसे बात एक जगह कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज को याद रखेंगे। संघ के प्राणी में जो है बॉडी कैविटी नहीं होता है, इसके शरीर पे जो है आपका चपटा होता है, इसलिए इसे चपटा कृमि भी कहते हैं। इसमें श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सब का अभाव पाया जाता है। लेकिन आधा मतलब अधूरा पाचन तंत्र पाए जाते हैं। इसकी जो आपका उत्सर्जन होता है फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। और एस्केल्मिन्थीज में जो आपका उत्सर्जन होता है ये प्रोटोनोफ्रीडिया में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे, दोनों में ये बेसिक अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस शहर में की गई थी। जैसे आप सबको पता होगा कि जो भारतीयों के लिए सिविल सेवा वाला जो अधिनियम बना ये 1854 में बना। इसके तहत क्या हुआ कि 1855 में भारतीयों यानी इंडियन के लिए सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट कराए गए, कहाँ पे, लंदन के अंदर। लेकिन उस परीक्षा में कोई भी परीक्षा देने नहीं गए। ठीक है, तो फिर परीक्षा देने कब गए इंडियन, तो ये गए 1863 में। कौन गए, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी गए और झंडा गाड़ के आए। और ये सिविल सर्विस में जो है उत्तीर्ण हुए थे। तो सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपके अलग से पूछे जाते हैं, है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इलाहाबाद में जो है सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत हुई 1922 में। देखिए सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी ना पहले लंदन जाके देना पड़ता था, बाद में 1922 में इंडिया में भी परीक्षा होने लगे सिविल सर्विस की, है ना। इनके अलावा जो चीज़ मैंने अभी बताया कि भाई 1855 में लंदन में स्टार्ट किया गया था आपका परीक्षा इंडियन के लिए भी, है ना। और पहली बार 1863 में शरीक हुए आपका सत्येंद्र टैगोर साहब और ये सफल हुए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत में सिविल सेवा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। जैसे कि अगर आप 1922 में बात कर लें या जो इलाहाबाद में पहली परीक्षा होती है, या फिर 1926 में जो लोक सेवा आयोग की गठन होती है, ये दोनों ही अगर आपसे इसके संबंधित कोई भी बात दिया गया है और आपसे अधिनियम पूछ रहा है या नियम पूछ रहा है पहले का, तो आप अंदाज से भी भारत सरकार अधिनियम 1919 को टिक कर देंगे। इतनी तो मुझे गारंटी ले सकता हूं और मुझे आप पे विश्वास है कि इतने तो होशियार हैं ही आप। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि भारत में सिविल सेवा की जो उपज है, जो देन है, वो कौन से अधिनियम में बात करता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं। जिस प्रकार से आप भारत सरकार अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले इंडिया में कराया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत, है ना। इनके अलावा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था, है ना। ये ईस्वी भी आपसे डिमांड करता है, एसएससी रेलवे हर आदमी मतलब हर संस्था जो है आपसे डिमांड करता है। जो सिविल सर्विस के लिए आपका लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था उसमें पहला अध्यक्ष रॉस बर्कर था। जैसे आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष, है ना, जो पूछा जाता है वो स्वर्ण सीमित, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन, उसी प्रकार से ये भी अंग्रेज है आर रॉस बर्कर, ये जो है लोक सेवा में प्रथम अध्यक्ष थे। अगर प्रथम भारतीय अध्यक्ष आप
आपसे पूछा जाता है ना, तो ये आपका HK कृपलानी, ये आज़ादी के समय जो है लोक सेवा में आयोग में अध्यक्ष थे, है ना। इनके अलावा भारत में सिविल सर्विस का जनक अंग्रेजों में किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है ये आपका लोक सेवा आयोग के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी मुहैया कराती है। अब देखिए जो 315 से 323 के बीच में है, ये अलग अलग हम पढ़ेंगे। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने कुछ ही दिन पहले ऑब्जर्व किया होगा कि यूपीएससी संस्था जो है ये चर्चा का विषय रहा था करीब 1-2 महीना तक, ठीक है। फिर बाद में सोनी साहब का इस्तीफा देना, तो ये भी एक चर्चा का विषय था। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उनकी सदस्य की नियुक्ति, निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्यों से संबंधित प्रावधान, स्वतः और ये सब के बारे में हम आर्टिकल अलग अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है, तो आप कहते हो यह एक संवैधानिक संस्था है। सीधा सीधा पहचानने का तरीका, जिनके लिए संविधान में भाग आर्टिकल अलॉट हो वो क्या हो गया, संवैधानिक हो गया। मुझे कोई बच्चा बता दे नीति आयोग के लिए कोई भी आर्टिकल है क्या, नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, परामर्श वाला संस्था हो जाएगा, है ना। इनके अलावा देखिए अनुच्छेद 315 को देखते हैं। इसमें क्या है, संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन, ये जो है आपका इंट्रो टाइप से है 315। 316 क्या है, जो यूपीएससी है और जो एसपीएससी है, एसपीएससी करने का मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्यों में होती है ना, इसकी सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अब नियुक्ति की बात यहीं पे कर लेते हैं। यूपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, और एसपीएससी में उस राज्य का गवर्नर के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। अब इस्तीफा जो है ना, आपका त्याग पत्र, रिजिग्नेशन, ये आपका प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं यूपीएससी के सदस्य, और एसपीएससी के सदस्य जो है गवर्नर को ही सौंपते हैं। इन दोनों में से किसी भी संस्था में एक फिक्स नंबर नहीं रखा गया है कि इतना ही सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये 3 बात जरूर ध्यान रखेंगे। नियुक्ति भी गवर्नर, रिजाइन जो देते हैं वो लेटर भी गवर्नर के पास ही देना पड़ता है राज्य लोक सेवा आयोग में। संघ में यानी यूपीएससी के अंदर प्रेसिडेंट नियुक्त भी करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है रिजिग्नेशन भी एक्सेप्ट या डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। इनके अलावा आर्टिकल 317 में ये कहा गया है कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, दोनों को सदस्य की हटाना किस आधार पे हटाया जाएगा, निष्कासित किस आधार पे किए जाएंगे, ये सब बातों का ब्यौरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा 318 में है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्त, सेवा की जो शर्त है ना, ये आपका यहाँ पे रहेगा 318 में, है ना। और 319 में क्या रहेगा, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न होने पर पद धारण से प्रतिषेध, है ना। 320 में क्या रहेगा, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन, और 321 में इसके शक्तियों का उपबंध रहेगा। यहाँ पे देखिए 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। इनके अलावा 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय जो भी खर्च होते हैं, और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। तो ये जो है आपका 315 से 323 तक की आर्टिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से एक आर्टिकल उठा के पूछ देगा। बच्चे जनरली 315 याद कर लिए हैं, आगे कभी सोचते नहीं, और जो नहीं सोचेगा, है ना, समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, वो जो है अब क्या ही बोले। चलिए, तो जो है आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हम पीछे रह जाएंगे कहने का मतलब और क्या है ना। अब यहाँ पे जो है एक बात और है, ये जो खर्च आप नीचे देख रहे हैं आर्टिकल 322 में, ये देखिए अगर यूपीएससी पे खर्च हो रहा है तो वो जो है केंद्र के संचित निधि पे भारित है, और अगर आपका एसपीएससी पे जो है खर्च हो रहा है तो राज्य सरकार के संचित निधि पे भारित है। तो ये दोनों बात अलग से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल तक नौकरी करेंगे, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उनमें सदस्य हो। लेकिन अगर 6 साल से पहले ही 65 वर्ष के हो जा रहे हैं तो फिर आपका त्याग हो जाएगा, मतलब रिटायर हो जाएंगे आप, है ना। राष्ट्रपति ही आपको डिप्यूट करेंगे, राष्ट्रपति के पास ही आप त्याग पत्र को सौंपेंगे, और जो भी खर्च इस पर आता है यूपीएससी पे वो संचित निधि पे भारित है। तो ये इतना बात ध्यान रखना है। अब इसमें और इसमें क्या भारी, मतलब थोड़ा सा फर्क है निचले लाइन में, जैसा कि जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट देखे वहाँ गवर्नर हो जाएगा, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि गवर्नर ही आपकी नियुक्ति करेगा राज्य लोक सेवा आयोग में, और गवर्नर ही आपका इस्तीफा लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एज में फ़र्क है। यहाँ भी अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग में अपनी सेवा दे रहे हैं तो आपका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 62 वर्ष अगर आपका उम्र हो जाता है तो फिर आपका जो है हट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। इनके अलावा सबसे पहले
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं और एसपी/एससी के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पे भारित होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर आज मैं वीडियो बनता हूँ तो क्या मैं 6 वर्ष में रिटायर हो जाऊँगा? अरे ऐसा नहीं है भाई। जैसे अगर आप एसएससी की एग्जाम देते हैं, एसएससी क्या है? एक रिक्रूटर है, मतलब आपको आपको जो है सिलेक्ट करके किसी संस्था को सौंप देता है। अब आप जाने और संस्था जाने, एसएससी का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपको सिलेक्शन होने तक ही जिम्मेवार है। उसी प्रकार से यूपीएससी बीपीएससी क्या है? चयन करने के लिए संस्था है। और क्या है? ठीक है भाई, समझ में आया? बाद में जहां आप जाओगे डिपार्टमेंट में, वहां अपना अलग रूल होते हैं, वहां हिसाब से देखिए। ये सदस्य की बात हो रही है, जो उस पैनल के सदस्य हैं उनके बारे में ये सब बातें थी जो आपने ऊपर देखा है कि राज्य में 62 वर्ष हो जाएगा तो रिटायर, और केंद्र में 65 होगा तब रिटायर। दोनों में 6 साल की कार्य। राज्य में गवर्नर प्रमुख हो गया और केंद्र में आपका प्रेसिडेंट प्रमुख हो गया। ठीक है। इसके अलावा डोबे राइनर के द्वारा त्रिक के नियम में सोडियम किन 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के माध्य के बराबर है। ठीक है। देखिए डोबे राइनर साहब ने त्रिक का नियम दिया था, आप सभी को पता होगा। ये डोबे राइनर क्या कहते हैं कि भाई 1 नंबर कोई तत्व है, कोई 2 नंबर तत्व है और कोई तीसरी नंबर तत्व है। अगर इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है, तो जो बीच वाला तत्व होगा अर्थात ये दूसरा वाला जो तत्व होगा, पहला और तीसरे के द्रव्यमान को ऐड करके 2 से अगर भाग हम दे दें तो लगभग समान हो जाता है ना। पहला और तीसरा को जोड़ के 2 से भागा था। समांतर माध्य आप जो निकालते हो भैया, माध्य निकालते हो, औसत निकालते हो, कैसे निकालते हो? 2 को जोड़ के जितनी आंकड़ा है उतने से भाग देते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लगातार 2 नहीं जोड़ना है, पहला और तीसरा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाला मिलेगा। ऐसा कहते डोबे राइनर साहब ने। तो उनके कई सारे पेयर है जहाँ से पेयर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाली जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है ये NTPC 2021 में पूछा गया था, है ना। तो मैंने वहां से लिया है इस क्वेश्चन को। तो लिथियम तथा पोटेशियम, सोडियम का जो है अपना ट्रिपलेट है डोबे राइनर के नियम के अनुसार, त्रिक के नियम के अनुसार। उसमें लिथियम और पोटेशियम का अगर आपने द्रव्यमान जोड़ दिया, है ना, यानी मास जोड़ दिया और 2 से भाग दिया तो आपका जो है सोडियम के मास के बराबर लगभग प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये है भैया ट्रिपलेट। इसके अलावा आते हैं डोबे राइनर के त्रिक का नियम को समझते हैं। इस नियम के अनुसार 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में सजाया जाए तो पहले और तीसरा का द्रव्यमान माध्य दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होती है। डोबे राइनर ने कुछ पेयर खोजे जो इस प्रकार है। लिथियम और सोडियम, लिथियम पोटेशियम को करेंगे तो सोडियम मिलेगा, सोडियम का मिलेगा। कैल्शियम बेरियम का करेंगे तो स्ट्रोंटियम का मिलेगा। क्लोरीन और आयोडीन का करेंगे तो ब्रोमीन का मिलेगा। सल्फर और टेल्यूरियम का करेंगे तो सेलेनियम मिलेगा। जो बीच वाला है वही मिलना होता है। बोलते हैं कि भाई पहला और तीसरा का द्रव्यमान जोड़ के 2 से भाग दो तो दूसरे का द्रव्यमान आएगा। इनके अलावा डोबे राइनर के समय तक कुल कितने तत्वों पर एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का किए गए थे? तो 53 वो तत्व था उस समय। अब किए जो भी हो लेकिन मौजूद थे 53 वो तत्व। इनके अलावा न्यूलैंडस ने भी एक नियम दिए थे 1865 में। इसे अष्टक का नियम कहा जाता है, ऑक्टेव लॉ कहा जाता है। इसमें न्यूलैंडस साहब ने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेम वही प्रोसेस जैसा त्रिक का नियम डोबे राइनर ने बताया था। वहाँ पे 3 तत्वों को लेकर किया जा रहा था, यहाँ पे 8 तत्वों को लेकर किया जा रहा है। इन्होंने कहा न्यूलैंडस साहब ने कि भाई 1 से लेकर 8 तक अगर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, है ना, तो जो पहला और 8वां होता है ना, इनके गुणधर्म लगभग समान होते हैं। ठीक है। तो ये कहे थे कौन? ऑक्टेव के नियम के अनुसार न्यूलैंडस महोदय ने। अब देखिए यहाँ पे न्यूलैंडस का जो नियम है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है? तो बताएंगे कैल्शियम तक, इसीलिए ये सर्वमान्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अपने को याद नहीं रखना है, अपने को याद रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अभी इन बताना क्यों जरूरी है। मेंडलीव की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से पास्ट में क्वेश्चन बन चुका है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग तथा 63 ज्ञात तत्व थे, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया था। अंतिम तत्व यूरेनियम था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर है सर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त? तो 7, कितने वर्ग? तो 9, कितने तत्व? तो 63। अंतिम तत्व कौन? यूरेनियम। किस पे आधारित? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित। तो 5 को ऐसा आंसर है। रिलीजिंग की बात करेंगे 1869 में होती है। अब ऊपर के जो आपने 3 महोदय का नाम देखा, एक तो आप डोबे राइनर ने देखा तो डी हो गया, एक आपके न्यूलैंडस ने देखे तो एन हो गया, और एक आपका मेंडलीव ने देखा तो ये जो डेनिम हो गया, है ना। ये तीनों परमाणु भार के अनुसार अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट या प्रस्तुति दिए
दिए थे, ठीक है। और जो भोसले साहब है ये परमाणु क्रमांक के अनुसार अपनी प्रस्तुति दिए, जो आजकल हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों का मत जो था परमाणु भार से मिलता था, लेकिन भोसले का मत जो है ये परमाणु क्रमांक से मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुकी है। सेतु भारत परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो सेतु भारतम परियोजना है वो क्या है कि जो भी नेशनल हाईवेज है, जो भी नेशनल आपका रोड है या फिर हाईवेज है, इसमें जो आपका रेलवे का संपार फाटक होता है ना, ये रेलवे पटरी है, तो जो संपार फाटक होता है रेलवे का, इन चीज़ों से रहित बनाना है, अर्थात ये सिस्टम से हटाना है इसे। इसका मतलब रेल को हटा देना है जी? नहीं भाई, अब ये चीज़ जो है ना इंटरनल शिफ्ट हो जाएंगे, यानी पुलिया बना के ग्राउंड के नीचे से, यानी पटरी के नीचे से चलेगा गाड़ी घोड़ा और ऊपर से चलेगा मतलब आपका जो भी है बस वगैरह, ठीक है। एक सेकेंड, रेलवे के संपार फाटक यानी इस प्रकार से, तो ये कैसे करेंगे? ये कुछ करेंगे मतलब रोड को नीचे से कर देंगे फिर तो, है ना, रेल ऊपर से ही रहेगा, क्योंकि पटरी हटाना तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई, है ना। तो रेल ऊपर ही रहेगा और वहाँ से रास्ता कुछ नीचे करके भुयारी मार्ग बनाएंगे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में कई जगह रहता है ना। तो ये आपका इसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य था सेतु भारतम योजना का कि रेल राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, ठीक है, नेशनल राजमार्गों को, माफ़ कीजिएगा। सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत 2016 में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में सभी नेशनल राजमार्गों के रास्ते में आने वाले रेलवे क्रॉसिंग से रहित बनाना था। ध्यान रखें, रहित मतलब होता है हटाना। इनके अलावा सागरमाला परियोजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। सागरमाला परियोजना का जो मेन मोटो है कि जो भी बंदरगाह है उनका विकास करके रेल नेटवर्क या फिर सड़क नेटवर्क से बंदरगाह को जोड़ना, ताकि जो है जगह जगह सामान पहुंचे आसानी से। इनके अलावा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत यह 2016 में हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्रमुख उद्देश्य में क्या है जो आपका स्टैंड अप कार्यक्रम है कि भाई अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख से लेकर के 1 CR तक का लोन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सबको नहीं मिलता है, नहीं तो मैं नहीं ले लिया होता, है ना। सबको नहीं मिलता है, नहीं तो क्या करेंगे, आधा आदमी लेके निकल लेंगे है ना, ऐसा नहीं है ना। इसके अलावा नोट, मुद्रा लोन की मैक्सिमम सीमा कितनी हो गई है? 20 लाख रुपया हो गई है। जो तरुण कैडर में मुद्रा लोन के अंतर्गत पहले 10 लाख रुपया मैक्सिमम था, अब कितना कर दिया गया इस वित्तीय वर्ष में? तो आपका जो है 10 लाख कर दिया गया। एक्चुअली जो पूर्णकालिक बजट आया है उसमें ये घोषणा की गई है, ठीक है। 20 लाख रुपया कर दी गई, माफ कीजिएगा। आप लोग एक बात बताना कि ये जो मुद्रा योजना आया था वो 100% स्वामित्व किसके अंतर्गत रखी गई थी जब आया था, है ना। मैं ऑप्शन देता हूँ, नाबार्ड, सिडबी या SBI या RBI, है ना। ये 4 गो ऑप्शन है, बताइएंगे कि मुद्रा जो है इसमें से किससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। इनके अलावा प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना अर्थात PM युवा, ये योजना आपका 2016 में आया था। इनकी जो मिनिस्ट्री है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। यह भी एक प्रकार का स्किल देने वाली योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नाम से स्पष्ट है ये भी स्किल वाली योजना है, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे हम प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो कल होकर अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन से योजना को, है ना, प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत 2015 में और मंत्रालय सेम है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना चलाया गया। वैसे स्माइल योजना काफ़ी सारे पहलू पे काम करते हैं, जिसमें 6 बुनियादी चीज़ है जो शिक्षा से आधारित है, जागरूकता से आधारित है। लेकिन जो ये स्माइल योजना है उन पे भी लागू होता है जो भिक्षाटन करते हैं या जो भी ट्रांसजेंडर है ना, उनको भी उनकी स्थिति को भी सुधार लाने के लिए इसमें पहल करी गई है। इसके अलावा PM डिवाइन योजना, वैसे भी डिवाइन योजना में कई सारे उद्देश्य शामिल है, लेकिन मेन मोटो जो है पूर्वोत्तर भारत की स्थिति जो है सही करना, है ना। चाहे तो रोजगार दे करके या फिर महिलाओं की स्थिति सही करके या फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही करके, तो कई सारे उद्देश्य में शामिल है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि PM डिवाइन योजना का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। और कोई भी योजना आती है तो बद से बदतर बनने के लिए थोड़ी होती है। शुरुआत में उद्देश्य तो अच्छा ही रखा जाएगा, तो आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में आई थी। इनके अलावा मानचित्र पे 2 समान स्थान जहाँ पे सेम मात्रा में बर्फबारी होता हो, तो ऐसे स्थान को आप किस रेखा से दर्शाते हैं? तो हम दर्शाते
बताते हैं आइसोनिफ रेखा से। मानचित्र पे दो ऐसे स्थान जहाँ पे समान अवधि में धूप रहती हो तो ऐसे हम आइसोहेल कहते हैं। देखिए आइसोहेल और आइसोहेलाइन में बहुत कम फर्क है, लेकिन सीधे आकाश पाताल के फर्क हो जाते हैं अगर निजी तथ्य पे ध्यान दे तो। देखिए आइसोहेल है ये धूप समान धूप वाला, लेकिन अगर आइसोहेलाइन कहते हैं जो यहाँ पे है, देखिए आइसोहेलाइन जो कहते हैं ये क्या होता है, समलवनता वाला है ना, समलवनता वाले नमकीन क्षेत्र वाला अगर सेम जगह है, सेम पॉइंट है तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। जबकि समधूप रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं। दो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहाइट कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट शब्द का वर्णन है, ऐसा अपने को लगता है कि ये ऊंचाई से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हाइट वाला जो है ये वर्षा वाला है और ऊंचाई वाला जो होता है ना वो आइसोहाइप्स होता है। जो समान ऊंचाई वाले रेखा जो होती है वो आइसोहाइप्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा वैसी रेखा जहाँ पे है ना साथ में गरज होती है एक निश्चित चरण पे और लगातार अंतराल पे होती है और बराबर मात्रा में लगभग होती है तो उसे हम कहते हैं आइसोब्रॉन्ट्स रेखा। क्या कहते हैं, आइसोब्रॉन्ट्स रेखा कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा क्या करूं मित्र, सर्दी पीछा नहीं छोड़ता, इतना ज़्यादा हो जाता है कुछ करने का मन नहीं करता। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग का प्रस्ताव है ना किसने प्रस्तुत की थी, सबसे पहले इस कहानी को समझ लेंगे, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आया था और इसमें जो मेन लीडर थे वो एम के गांधी थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन है इसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड भी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कांग्रेस की जो बैठक होती थी तो एक तो रेगुलर श्रेणी की होती थी कि भाई हर साल होनी है, और एक आपका जो है अचानक बुलाया जाता था किसी इम्पोर्टेंट बात को लेकर के, है ना। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि एक बार 1920 में कोलकाता में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जाती है, कोलकाता के अंदर बुलाई जाती है और इसमें जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये एम के गांधी के द्वारा जो है यहाँ पे पेश करी जाती है ना। थोड़ा बहुत बात विवाद के बाद जो है ये पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू नहीं होती है। इसके बाद 1920 में ही उसी साल नागपुर में फिर से कांग्रेस की अधिवेशन होती है ना, और यहाँ पे राघवाचार्य नामक जो व्यक्ति हैं वो अध्यक्षता कर रहे थे इस वाले अधिवेशन की, और यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा जो है पेश किया जाता है। तो यहाँ पे दो आंसर, दो क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि भाई कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था तो गांधी जी के द्वारा। नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था तो CR दास के द्वारा। आई होप आप समझ गए, है ना। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन के दौरान लिया गया था, जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा पेश किया गया था, है ना। महात्मा गांधी का ही नाम है भाई। पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा किया जा रहा था। इस अधिवेशन में असहयोग की प्रस्ताव चित्तरंजन दास के द्वारा पेश किया गया था। असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक साहब की जो है देहांत हो गई थी। इनके अलावा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, है ना, भारत का संपूर्ण देश स्तर का पहला आंदोलन था। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो चंपारण बताए थे। हाँ भैया, तो चंपारण है ना, लेकिन वो तो क्षेत्रीय है ना, ये भी तो सुनो। सर दिन तो बताते हैं भाई क्षेत्रीय मतलब सिर्फ बिहार तक एप्लीकेबल था, और ये जो असहयोग आंदोलन है ये इंडिया के हर कोने तक जो है लगभग इसकी प्रभाव देखने को मिली थी। तो कौन सा होगा दोनों में से, अगर पूरे भारत स्तर का कहेगा तो आप तो समझदार हैं जी, है ना। इसके अलावा इस आंदोलन में सभी समुदाय का भरपूर सहयोग मिला था। आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस्तीफा दे दिए थे। देखिए इस्तीफा देने से 2-3 आदमी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सुभाष चंद्र बोस से पूछा जाता है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दिए थे, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से भी पूछा जाता है, इन्होंने भी इस्तीफा दिए थे। तो ये 1922 गया अधिवेशन में दिए थे। गया कहाँ है, बिहार में।
बिहार में जहाँ पे आपका जो है विष्णुपद मंदिर भी है ना। इनके अलावा यहाँ पे गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को इसी आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। यथार्थ इस बात से स्पष्ट होता है कि असहयोग आंदोलन की एक कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड भी था। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी, तो नाइटहुड की लौटा दी थी, और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, है ना। नोट, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। इनके अलावा 1915 में अफ्रीका से लौटने के पश्चात सर्वप्रथम बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किए, लेकिन ये क्षेत्रीय सत्याग्रह हुए और देश स्तर पे पहला जो है असहयोग आंदोलन 1920 में किए। तो आई होप आप समझ गए। फिर 1930 में दांडी मार्च भी किए थे, है ना। उसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी किए थे। तो ये मेजर सत्याग्रह है जो आपका गांधी जी के द्वारा करा गया था। बाद में क्षेत्रीय कहेंगे तो खेरा हो जाएगा 1918, अहमदाबाद वाला हो जाएगा 1918, चंपारण हो जाएगा 1917। ये सब क्षेत्रीय रीजन के थे, मतलब गुजरात, बिहार, इस सब में। इनके अलावा 1922 में क्या होता है, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, जो एक हिंसक घटना हो जाता है। उसमें काफ़ी सारे अंग्रेज को जो है क्षति पहुंचता है, मर जाते हैं, ठीक है। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने इसे बंद करने का निर्णय लेते हैं, और जो बंद करने का निर्णय लेते हैं उनके लिए एक बैठक होता है। कहाँ पे बैठक होता है? बारदोली में। कहाँ पे होता है? बारदोली में। देखिए, एक बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े हुए हैं, ये एक अलग चीज़ है ना। लेकिन ये बारदोली एक जगह का नाम है। इस बारदोली में आपका जो है चौरा चौरी हत्याकांड जो 1922 में होती है, इस पे अमल करने या फिर इस पे विचार करने के लिए, यानी असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए एक फैसला होती है बारदोली के अंदर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1923 में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जब असहयोग आंदोलन बंद ही हो गए, इनके लिए इन्होंने अपना वकालत भी छोड़ा था, तो भाई इनके पास कुछ बचा नहीं, तो फिर क्या किए, इन्होंने अलग पार्टी बनाए, स्वराज पार्टी नाम दिया गया। 1923 में गठन किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कांग्रेस में गया अधिवेशन 1922 में दौरान त्यागपत्र दिए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के समक्ष 1901 में प्रकट हुए थे, जहां पे जाने माने कांग्रेस के नेतागण से जो है मुलाकात हुई थी। लेकिन अगर अध्यक्षता कहेगा तो एक ही बार किए थे 1924 बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले कांग्रेस से गांधी जी को कांग्रेस में कब देखा गया, तो 1901 में। तब आप कहोगे भाई 1893 में जब आपका गए थे अफ्रीका और 1915 में लौटे, तो 1901 में कहाँ से आ गए, आए थे महाराज, आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता कब संभाली, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। दूसरी बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में जो है जीत गए थे नेताजी, लेकिन जीतने के बाद भी जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। और उस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुए थे कैंडिडेट, पट्टाभी सीतारामैया, जो किनके कैंडिडेट थे, महात्मा गांधी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आपका त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे देते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस साहब, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। जो बच्चे नहीं जानेंगे वो पट्टाभी सीतारामैया मार देंगे आंसर, दिक्कत हो जाएगा। इनके अलावा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से दो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। एगो आपका लाहौर अधिवेशन 1929 पूछा जाता है, जिसमें हमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखेंगे। देखिए, एगो क्वेश्चन और है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है ये 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किए गए थे, ठीक है। तो ये एक अलग है और स्वराज की मांग अलग है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की कुल संख्या कितनी होती है। ये मैंने पहले ही ऑनलाइनर जहां मैं रिवीजन क्लास करवाता हूं वहां पे मैंने आपको ये सब बता दिया है। आई होप आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। फिर भी नहीं कर पाए तो आइए देखिए, जिनको कुछ नहीं आता है, आर्ट से पढ़े हैं, वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बन को जो है 4 गो लगता है बॉन्ड, चाहे सिंगल बॉन्ड के मार्फत से चाहे डबल बॉन्ड के मार्फत से। कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, और एक बॉन्ड का मतलब 1 हाइड्रोजन पकड़ के चलिएगा, है ना। ऑक्सीजन को चाहिए 2 गो, ऑक्सीजन को चाहिए 2 गो, नाइट्रोजन को चाहिए 3 गो। जनरली वैसे सब चीज़ का अपवाद है भाई, है ना। यूं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होता है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है OF में, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 हो जाता है। और कैसे होता है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है तो डूबते का तिनके का सहारा। तो भैया जो कार्बन है ना, उनको 4 गो चाहिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को 2 गो, नाइट्रोजन को 3 गो। इतना ध्यान रखिएगा, काफ़ी मामला सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप जनरली देखेंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, या तो कार्बन है उसमें, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, यही 3 गो चीज़ रहता है जनरली। बाद बाकी
ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, जैसा कि कई बार आपने पढ़ा होगा, और ये सबसे सरल है ना, षटकोण के जैसा इसे बना देने का इसके स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने इनमें कहा था इनमें 3 गो डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड कैसे होता है? अभी मैंने कहा कि कार्बन को चाहिए 4 हाइड्रोजन, इसी को संतुष्ट करने के लिए ये डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए ये कार्बन है, अब इसको चाहिए 4 गो हाइड्रोजन भैया, तो एगो तो हाइड्रोजन ये हो गया। आज सिंगल बॉन्ड मतलब एगो हाइड्रोजन समझिएगा, तो ये गो ई हो गया, तो ये दूसरा नंबर का हो गया, ये पहला नंबर का हो गया, दूसरा नंबर का। और यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर ना हो तो 3 गो ना कार्बन होगा जी, सॉरी 3 गो ना हाइड्रोजन होगा, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है। तो 2 गो यहाँ से समझिए, तो 2 एक 3 और एक 4, ये कार्बन को मिल गया 4। अब इस कार्बन को पकड़ते हैं, अब नीला कर देता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इस कार्बन को पकड़ते हैं, अब इसको भी चाहिए 4 भाई, तो एगो इधर हो गया और 2 गो इधर हो गया और एगो इधर हो गया, तो ये भी हो गया 4। अब इस कार्बन को भी चाहिए 4, अब इस कार्बन को भी चाहिए 4, इसको भी चाहिए 4, तो एगो इधर है, एगो इधर है और 2 गो इधर है ना। तो इस प्रकार से हर जगह से आप कार्बन के लिहाज से देखेंगे तो 4-4 गो लाइन या 4 गो हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए याद रखने के लिए बता दिया हूँ। कुछ ना जानते हो तो कार्बन को 4 गो चाहिए, नाइट्रोजन को 3 को, ऑक्सीजन को 2 गो। इससे मामला आपका काफ़ी इजी हो जाएगा जब आप बॉन्ड गिनेंगे, है ना, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताया था कि भाई सिंगल बॉन्ड अगर है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 1 और पाई बॉन्ड की संख्या होती है 0। अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें होती है सिग्मा बॉन्ड बराबर 1, पाई बॉन्ड बराबर 1। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जो यहाँ पे नहीं है, जनरली यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वैसे, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, पाई बॉन्ड की संख्या 2। तो ये जो है पहाड़ा याद रखना है। अब इस पहाड़े के माध्यम से यहाँ पे गिन लेते हैं हम। देखिए 3टा आपका 3 डबल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड है आपका 3, तो इसका कितना निकलेगा? डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितना होता है? एगो होता है, तो 3 गो पाई बॉन्ड होगा जो यहाँ पे राइट दिया गया है। अब 3 गो पाई और 3 गो सिग्मा भी होता है, तो अभी मैं सिग्मा की गिनती करूँ तो डबल बॉन्ड से आ गया 3, है ना। एकल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो 9 3 12 गो हो जाएगा। और डबल बॉन्ड में एक एक पाई भी होता है, तो 3 गो पाई हो जाएगा, यही गिनती है। अभी मैंने जो चीज़ आपको लिख के बताया यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल बॉन्ड में, है ना, 2 गो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 0 पाई बॉन्ड और एगो सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 4 गो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, है ना, इसमें एगो सिग्मा एगो पाया। ट्रिपल बॉन्ड में 6 गो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 2 गो पाया और एगो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगला है HD 4385, किस फसल की उन्नत किस्म है जो हाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकास किया गया है। अब HD है ना, हाई डिफिनीशन नहीं भाई, ये दूसरा HD है। HD 3385 जो है ये गेहूं से संबंधित है दोस्त। किससे? गेहूं से। किससे भैया? गेहूं से संबंधित है साथी, है ना। गेहूं भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल का उदाहरण है जो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। गेहूं के कुछ उच्च किस्म देख लेंगे तो जो भी आपका DBW से आएगा वो गेहूँ का होता है, और आजकल ये काफ़ी चलता है DBW। ठीक है, ये करनाल जो है ना, करनाल के द्वारा रिसर्च करके बनाया गया है। इसके अलावा HW होमवर्क 5207 ये भी गेहूं है ना। भारत में हरित क्रांति के लिहाज से बात करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आती है। देखिए हरित क्रांति सबसे सफल गेहूं पर रहा था, तो गेहूं से याद आया। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति का आगमन 1967 में पंजाब में हुआ था। अगर पंचवर्षीय योजना को रिलेट करके पूछता है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना बताना है। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारतीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिसे इस बार 2024 में 5 भारत रत्न अवार्डी में एक अवार्डी MS स्वामीनाथन साहब भी है। इनके अलावा वर्तमान समय तक गेहूं का सबसे अधिक पैदावार जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। गेहूं का हो गया, चीनी का हो गया, दूध का हो गया, ये सब का सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। धान भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल भौगोलिक एरिया का सबसे अधिक एरिया जो है किस फसल से जो है आपका पाटा गया रहता है, तो आप धान ही आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो धान वैसे पूर्ण रूप से मुख्य खाद्यान्न है इंडिया का। गेहूँ भी मुख्य खाद्यान्न है ना। ये खरीफ फसल का जो है उदाहरण है, मानसूनी फसल है, मानसून के आगमन के साथ जो है रोपाता है ना। इनके अलावा इसका जो आपका उन्नत किस्म है या हाइब्रिड संकर नस्ल है, ये अनामिका है, पूसा है, जया है, WGL 32-100 है, IR
है ना, इंडियन रेलवे 36 है। ये सब जो है ये किसके हैं, धान के प्रमुख जो है क्वालिटी है। इनके अलावा भारत में धान की सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है ना, और चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को न कहकर छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। तो ये दोनों बात अपनी अपनी जगह है। चावल से दूगो संस्थान है, एगो तो कटक में है, ये पूछा जाता है देसी स्तर पे, और एगो फिलीपींस मनीला में है विदेशी स्तर पे, है ना, चावल का संस्थान। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन प्रथम के अलावा और किसने करवाया था? जैसा कि आप सभी जानते हैं सुदर्शन झील ये कहाँ पे है, गिरनार में है। गिरनार, काठियावाड़ ये सब कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है ना। इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। इसके अलावा इनका जीर्णोद्धार करवाए थे शक शासक रुद्रदमन प्रथम। किधर गया रुद्रदमन प्रथम? इन्होंने जो है रिजुवेनेशन करवाया था इनका। इनके अलावा इसके बाद गुप्त वंश के एक और शासक हुए स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त ने भी जो है इन पे जो है डेंटिंग पेंटिंग या फिर बढ़िया करवाने के लिए काम किया था, यथार्थ जीर्णोद्धार किया था। तो ये कड़ी समझ में आ गया, बनाया कौन और किस किस ने जो है आपका मरम्मत करवाया। सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बाद में झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने करवाया। फिर महान गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इसमें जो है रुचि ली। गुजरात में हाल में ही सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है फरवरी 2024 में, और ये इंडिया का वर्तमान समय में सबसे बड़ी स्टेट केबल ब्रिज है ना, केबल स्टेट ब्रिज सबसे बड़ी है। इनके अलावा हुरुनों का आक्रमण किसके काल में होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुरुनों का आक्रमण को किसने टाला था, कौन से गुप्त शासक ने टाला था? दोनों का आंसर है स्कंदगुप्त महाराज, है ना। इनके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कह लेते हैं या फिर भारत का नेपोलियन भी कह लेते हैं। जो समुद्रगुप्त है वो सिक्का पर बीना बजाते हुए साक्ष्य मिला है, अर्थात ये संगीत प्रेमी थे। इनके अलावा इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरि सेन है, ये भी ध्यान रखेंगे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और बृहत कथा कोश इस प्रकार का जो है एक किताब भी लिखे थे। ठीक है, कौन भैया? आपका हरिसेन साहब। इनके अलावा पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसे तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, पेड़ पौधे उसे किस रूप में संरक्षित रखते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है पेड़ पौधों में, है ना, अगर उसको उपयोग तुरंत नहीं करना है तो स्टोर करके किस रूप में रखा जाता है? तो ये आपका स्टार्च के रूप में रखा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पेड़ पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में जो है स्वीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये है। जो आपका नाइट्रोजन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है वो किससे होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ये तो खैर अलग हो गया, मैं पेड़ पौधे के रिलेशन में बात करूंगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। और दूसरी बात, नाइट्रोजन चक्र में जो जीवाणु भाग लेते हैं उसका भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उनका नाम है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। ये सब जो है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, और ये सब जनरली दलहनी पौधा के जड़ों में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए गाँव घर में आप देखे होंगे कि हर बार गेहूं की खेती करते हो भाई, एक बार मसूरी बाग कर दो, इससे क्या होगा, तुम्हारे खेत में नाइट्रोजन की बैलेंस बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये स्टार्च के रूप में जो है स्टोर करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को पेड़ पौधा डायरेक्ट ना स्टोर करते हुए स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और बाद में यूज करते हैं। ठीक है, इनके अलावा पेड़ पौधों में पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का भंडारण पत्तियों में हो जाती है। पेड़ पौधे आवश्यक भोजन, यहाँ भजन लिखा गया है ना, यहाँ भजन लिखा गया है, कैसे टाइप किया है? अरे ठीक, अच्छा ठीक है, मैं सही करके दूंगा, है ना। पेड़ पौधे जो है आवश्यक भोजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार करता है, इसे ध्यान रखेंगे। जीवों में वसा का जो भंडारण है ये वसीय उत्तक में होती है, ये भी ध्यान रख लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लीवर में, अच्छा मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले ये देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों जो है एनर्जी देने के लिए जिम्मेवार है हमें, है ना, एनर्जी देने के लिए जिम्मेवार है। देखिए हमें एनर्जी जो है फाइबर से नहीं मिलती, विटामिन से भी नहीं मिलती, जल से भी नहीं मिलती, है ना। तो ये सब क्यों जरूरी है? तो इंटरनल प्रोसेस, उपापचयी प्रक्रम वगैरह के लिए ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन की आवश्यकता थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है और कमी से बीमारी होती है। लेकिन एनर्जी की बात करेंगे तो वसा देती है और कार्बोहाइड्रेट
ही देती है। वसा ज़्यादा देती है 9.2 कैलोरी पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट जो है 4.2 कैलोरी पर ग्राम देती है। कहीं कहीं आप 4 भी लिखे देखेंगे, 9 भी लिखे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा मानव शरीर में लीवर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है अपने आप में, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में और अपने बुरे वक्त में जो है उपयोग करता है। जो लीवर है ना, इसे मानव शरीर में केमिकल वाला जो है रसायन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत काम करता है, इसलिए लीवर खराब काम खराब। इनके अलावा इसीलिए बोलते दारू उरू नहीं पीना है भाई। इनके अलावा जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 जगह गलत है। लीवर से निकलने वाली पित्त जो है ये पित्ताशय गाल ब्लैडर में जाके जो है आपका जमा होता है। पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा संभव होती है, और ये कैसे होती है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा दिया है। जाइलम के निर्माण कितनी प्रकार के उत्तक से होती है, तो 4 प्रकार के उत्तक से होती है। ये आपका वेसल्स, ट्रेटेट्स, जाइलम, पेरनिया, जाइलम फाइबर, ये 4 प्रकार की सेल है, इनसे होती है। लेकिन जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम मतलब फूड का सप्लाई करता है, भोजन सप्लाई करता है पेड़ पौधों के अंदर। फ्लोएम का निर्माण जो है सभी प्रकार के कोशिका से होती है, जीवित कोशिका से, और जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के कोशिका से होती है। जाइलम क्या करती है, जल का प्रवाह करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का प्रवाह करता है। जाइलम का दिशा क्या होगा, जल नीचे से ऊपर यानी जड़ से शोख के ऊपर तक जाएगा। अब फूड क्या है, प्रकाश संश्लेषण पत्ता द्वारा बनाया है ऊपर, तो नीचे तक आएगा। तो दोनों का जो है क्रम आप समझ गए होंगे। जाइलम का रहेगा ऐसे, है ना, और जाइलम एक्स से होगा, और फ्लोएम का रहेगा ऐसे, है ना, फ्लोएम का रहेगा ऐसे, है ना। इनके अलावा एक पूछा जाता है कि फ्लोएम के निर्माण में जो कोशिका भाग लेते हैं उनमें से किस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो सैब ट्यूब के अंदर। उसी प्रकार से जो अपने अंदर आरबीसी होते हैं ना, उनके अंदर भी जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष में फहराया गया था, तो एंटबर्ग में फहराया गया था 1922, है ना, 1920 माफ़ कीजिएगा, 1920 में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज की प्रथा जो है चलाया गया था। देखिए ओलंपिक ध्वज में आप देखेंगे तो इस प्रकार के 5 गो जो है छल्ला दिखेंगे आपको। तो ये 5 गो जो छल्ला है, ये 5 जो है बड़े बड़े महादेश को इंगित करता है, जिसमें आधा जो है आप ऐसे ही पहचान लेंगे, ठीक है ना। देखिए इस ध्वज में 5 छल्ले यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। इसका डिजाइन जो है झंडा का पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा किया गया था। अब जो नीला रंग है ये यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है। जो नीला रंग है ना, ये आपका यूरोप को दर्शाता है। कहाँ पे लिखा गया है, नहीं लिखे हैं, दुनिया के 5 ध्वज में नीला रंग, पीला, काला, अच्छा ठीक है, नीला जो है यूरोप में आ जाएगा, पीला जो है एशिया में आ जाएगा, काला जो है ये अफ्रीका में आ जाएगा, हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। देखिए काला तो आप ऐसे ही पहचान लोगे काला, क्योंकि अंध महादेश, अंध किस कलर का होता है, काला कलर का होता है। तो आप अफ्रीका चले जाओगे, यानी काला कलर अफ्रीका के लिए है, पीला एशिया के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, नीला यूरोप के लिए है। इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है जी। भारतीय ओलंपिक में पहली ध्वजवाहक जो है ये कौन है, पूर्मा बनर्जी। ये क्वेश्चन अभी CHSL अभी कौन सा एग्जाम हुआ था भाई, है ना, हाल में SSC का, उसमें पूछा गया था। ओलंपिक मशाल रिले कार्यक्रम की शुरुआत 1936 बर्लिन ओलंपिक में होती है। ये ध्यान रखेंगे, मशाल रिले कार्यक्रम बर्लिन में होती है। ध्वज वाला कार्यक्रम 1920 एंटबर्ग में होती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक स्टार्टिंग समारोह में और समापन समारोह में याद रख लीजिएगा। स्टार्टिंग समारोह में PV सिंधु और अंचता शरत कमल थे, है ना, ये टेबल टेनिस स्टार है और ये आपका बैडमिंटन शटलर है। इनके अलावा जबकि जो आखिरी समारोह होता है, समापन समारोह होता है, उनमें मनु भाकर, ये जो है निशानेबाजी है, और PR श्रीजेश, ये दोनों जो है आपके आखिरी समारोह अर्थात समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे। भारत के लिहाज से पहला, तो भारत के लिहाज से पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक के अंदर 1952 में आज़ाद भारत के कहेंगे तब, वैसे नॉर्मन प्रिजार्ड भी जीता है, लेकिन ये आज़ाद भारत का है। या फिर अगर भारत का पहला पूछेगा तो फिर नॉर्मन प्रिजार्ड ऑप्शन में नहीं होगा, है ना। तो आपको इतनी समझ डेवलप करना होगा। 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक KD जाधव ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती खेल में जीते थे। व्यक्तिगत रजत आया 2004 में। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी के अंदर। व्यक्तिगत
गोल्ड आया 2008 में अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक निशानेबाजी के अंदर। प्रथम महिला जो पदक जीती कर्णव मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला ये है मनु भाकर। तो ये जो कुछ रिकॉर्ड बन गए हैं नया, इसे भी ध्यान रखिएगा, मनु भाकर वाला भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान अग्नि की पूजा की जाती है? या तो छठ पूजा, पोंगल, लोहड़ी, रजा पर्व। तो इसमें से राइट आंसर लोहड़ी हो जाएगा। लोहड़ी आप देखेंगे कि इस प्रकार का एक अग्नि कुंड होता है जहाँ पे इस प्रकार से लकड़ी वगैरह जलते रहते हैं, है ना, इस प्रकार से आग जलते रहते हैं, और यहाँ पे चारों तरफ जो है घूम घूम के पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये मकर संक्रांति के समय सिख समुदाय के लोगों के द्वारा जो है करी जाती है, पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गया भैया लोहड़ी। वैसे महाराष्ट्र में भी मैं ये चीज़ को बनाते देखा और मैंने खुद किया है। ठीक है, मैं भी किया है भाई, है ना, सोसाइटी में होते हैं तो हम लोग भी जाते हैं, इसमें क्या है। तो ये लोहड़ी त्यौहार हो गया। इनके अलावा इसका आंसर लोहड़ी हो गया। इसके अलावा छठ पूजा जो है ना, ये बिहार में कार्तिक महीना में, देखिए परसों चौथे रोज छठ होने वाला है। छठ पूजा जो है बिहार में, और मैं इस बार घर नहीं जा पाया है छठ में, से 2 कारण है। आप लोगों का क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं 15 दिन चला जाऊंगा तो, है ना, और भी कारण है थोड़ा सा, है ना। छठ पूजा बिहार में कार्तिक महीना 4 तक में जो है 4 दिन तक चलती है, और ये दिवाली के बाद की त्यौहार है, और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। यह त्यौहार दिवाली के बाद होती है, बता दिए थे। पोंगल मकर संक्रांति के दौरान तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ उबालने से होता है, उबालने से होता है। ये भी मकर संक्रांति के समय होती है, और ये 4 दिनों तक होती है, और इसमें भी भगवान सूर्य, भगवान गाय इत्यादि की पूजा की जाती है। और पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो है मतलब खेल का आयोजन कराया जाता है। आप लोग लाइक नहीं किए हैं जी, ठीक है, मत कीजिए। इनके अलावा लोहड़ी पंजाब तथा हरियाणा में मकर संक्रांति के दौरान मनाए जाने वाली त्यौहार है। इस त्यौहार में अग्नि देवता की पूजा की जाती है, अर्थात अग्नि की परिक्रमा की जाती है। सिख धर्म में नव वर्ष के रूप में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। यह बैसाखी का त्यौहार गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनके द्वारा 1699 में स्थापित खालसा पंथ के सम्मान में मनाई जाती है। सिख धर्म में गुरु नानक के जन्मदिन पर गुरु पर्व नामक त्यौहार मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब तथा आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। यह त्यौहार होली के बाद आती है। तो यहाँ पे सिख धर्म से जितने भी पूछते हैं लगभग त्यौहार आप इसी में कवर कर लेंगे। इनके अलावा जो गिद्धा और भांगड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन महिला और पुरुष को लेकर पूछा जाता है। जो भांगड़ा है ना वो सिर्फ पुरुष करता है, जो गिद्धा है ना वो सिर्फ महिला करती है। इनके अलावा रजा पर्व उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है, और ये धरती माता से संबंधित त्यौहार है ना। इसमें क्या होता है कि किसान जो है, किसान से संबंधित किसानी क्रियाकलाप नहीं करते हैं जितने दिन ये त्यौहार होती है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर प्रमुख त्यौहार में नौखाई है, फसली त्यौहार है, नवकलेश्वर महोत्सव है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये बहुत पॉपुलर है। धगनू जात्रा त्यौहार, ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर है। तो ये सभी के सभी जो है उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। निम्नलिखित संस्थान तथा उनके मुख्यालय के साथ किसका मिलान गलत है, आपसे पहचानना है। भारतीय खान ब्यूरो जमशेदपुर में है क्या, है ना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण हैदराबाद में, ये तो सही हो गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, है ना, जोधपुर में है क्या। भारतीय ओलंपिक समिति दिल्ली, ये भी सही है, और जोधपुर भी सही है। पहला ही गलत है। पहला इसलिए गलत है कि ये नागपुर में है ना। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है ये नागपुर में है। देखिए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। ये खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और हाल में ही 2023 में इन्होंने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया है। इनके अलावा इरडा जो बीमा नियामक कंपनी है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। 1993 में स्थापित मेल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, ये भी पूछा जाता है। तो बीमा सुधार से है ना। 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी। मतलब आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी जो है ना, कुछ भी बीमा क्षेत्र खोल सकते हैं। जैसे अब बजाज है, बहुत सारे बीमा है, वैसे ही जो है निजी क्षेत्र को अनुमति कब मिला, 2000 में। बीमा कंपनी का गठन 1999 में। 1993 में क्या आया था, मेल्होत्रा समिति, है ना। देखिए, जो विदेशी निवेश है बीमा के क्षेत्र में पहले 26% था। 2015 में बढ़ा के FDI 2015 में जो है 49% कर दिया गया। 2021 में 74% कर दिया जो आपका FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। अब 2019 में जो बीमा मध्यस्थों की FDI को बढ़ा के 100% कर दिया गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं
एग्जाम में रेलवे ये क्वेश्चन सब ढूंढता रहता है। इनके अलावा इरडा के वर्तमान अध्यक्ष देवाशीष पांडा साहब हैं, है ना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR का एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। हालांकि इसका आधुनिक नाम जो है ये 1959 में पड़ा था और ये जोधपुर में है। भारतीय ओलंपिक समिति का गठन 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही थे और इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा है और वर्तमान अध्यक्ष भी है। जो ओलंपिक मेन वाला है उनका मुख्यालय लुसाने में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय रांची में है। विंबलडन महिला एकल 2024 के विजेता ये है बारबोरा क्रेजिसिकोवा। टेनिस के 4 प्रतियोगिता होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। यही साल का क्रम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आपका फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर अमेरिकी ओपन होता है। सबसे पुरानी और सबसे नई बात कर लें तो सबसे नई ऑस्ट्रेलिया ओपन है, सबसे पुरानी विंबलडन है। और जो कोर्ट होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेली जाती है, जबकि विंबलडन घास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन क्ले यानी मिट्टी के कोर्ट में खेले जाते हैं। ये रहा आपके विजेता, है ना। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंतर्गत आते हैं यानिक सिनर, इटली के रहने वाले हैं। पुरुष एकल में, महिला एकल में आर्यना सबलंका बेलारूस के रहने वाली है ना। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में कार्लस अल्कारेज स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल में एगा स्विटेक पोलैंड के रहने वाली है। इनके अलावा विंबलडन वाला इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ये ज़्यादा इतने हाईलाइटेड नहीं है महिला में, तो ये वाला ज़्यादा VVI करके रखेंगे विंबलडन महिला, ठीक है। तो ये विंबलडन पुरुष में आएंगे कार्लस अल्कारेज, अब ये तो काफ़ी फेमस हो ही गया है, बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ठीक है। और जो अमेरिकी ओपन में आपका पुरुष एकल है यानिक सिनर और महिला में आर्यना सबलेंका, तो ये भी फेमस ही है लगभग, क्योंकि यानिक सिनर भी नए हैं लेकिन एक पहले ही जीत चुका है। इसके अलावा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया गया था। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या बहाव सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इस नियम के अनुसार संपूर्ण महाद्वीप जो है पहले एक ही मास रखता था, एक ही साथ था। बाद में क्या हुआ, पेंजिया का पतन हो गया, अर्थात ये जो संपूर्ण महाद्वीप था वो बंट गए 2 भागों में, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अब भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जो गोंडवाना लैंड में आते हैं, अंटार्कटिका भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, अफ्रीका भी आते हैं, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, अरब और श्रीलंका। यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, एक गलत करके देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड में नहीं आता है, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार बिग बैंग थ्योरी कौन दिए थे? जॉर्ज लमेतर। ग्रहों की गति का नियम कौन दिए थे? जोहान्स केपलर। ब्लैक होल शब्द जो है सबसे पहले 1968 में प्रिंसटन भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर के द्वारा जो है गढ़ा गया था। वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पे शोध वगैरह करे थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का समान सिद्धांत भी दिए थे, है ना। इनके अलावा 1 घंटा हो गया जी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ईस्ट करता है? देखिए मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो मेथेनॉल को कहा जाता है। इसे मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, CH3OH होता है इसका, और ये सबसे बेसिक एल्कोहल है ना। और जो आपका शराब बनाने की जो फर्मेंटेशन होती है, किण्वन होती है ना, तो वहाँ पर गलती से अगर ये बन जाता है और लोग पी लेते हैं, इथाइल एल्कोहल की जगह मिथाइल एल्कोहल बन जाते हैं, तो लोग मर जाते हैं। जैसा अभी बिहार में आपने सुना होगा कि 50 से ज़्यादा आदमी है शराब पीने से मतलब जहरीली शराब पीने से मर गए। तो यही होता है, शराब बनाने समय जो है गलती हो जाती है। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टिंचर आयोडीन में क्या क्या शामिल होता है ना। तो एक तो आयोडीन होता है, फिर एथिल एल्कोहल होता है और जल का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आयोडीन, एथिल एल्कोहल और जल, ये टिंचर आयोडीन का स्रोत है ना। ये जो है एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी का काम करने में इस्तेमाल होती है अस्पताल वगैरह में। इनके अलावा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये सरल प्रोटीन को बदलते हैं पेप्टोन्स के अंदर, यानी प्रोटीन को पचाने का जो है पहला स्टेप पेट के अंदर होता है। ये पेप्सिन और रेनिन दूध वाला प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन अन्य प्रोटीन को पचाने का काम करता है। मानव के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित कीटाणु जो आ जाते हैं उनको मारने के लिए जिम्मेवार है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल जो है जिम्मेवार है ना, जो पेट से निकलती है। इनके अलावा एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक भी विभवांतर बनाए रखती है। T समय में स्रोत के द्वारा आपूर्ति की गई ऊष्मा का मान क्या होगा? यहाँ पे मैंने आंसर VIT रखा है। आप सभी जानते हैं कि H बराबर ऊष्मा बराबर हीट बराबर I² RT होता है। H बराबर I² RT होता है।
लेकिन आपको ऑप्शन में जो 4 गो ऑप्शन देगा ना, वहाँ पे आर कहीं नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ओम के नियम में जितने भी चीज़ होता है वो सभी स्रोत आपका अवेलेबल है। देखिए आई भी अवेलेबल है, भी अवेलेबल है, और आपका जो है यहाँ पे आर नहीं अवेलेबल है। तो आपको आई भी, आर का मान आई भी के टर्म में निकाल लेना है, क्योंकि आई भी के टर्म में ही आपके जो है दिए रहेंगे ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट उठाया हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे उष्मा का मान ही आपको फाइंड करना है। तो हम ओम के नियम से V बराबर आई आर से चलते हैं, है ना। तो V बराबर क्या हो गया भैया, आई आर हो गया। अब आर का मान तो मुझे पता नहीं ना, तो आर का मान क्या हो जाएगा, V बट्टा आई हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, V बट्टा आई हो जाएगा। अब इस सूत्र में हम जहाँ पे आर रखे हैं वहाँ पे V बट्टा आई रख देंगे, है ना। तो एक तो आई स्क्वायर है, एक हमारा आर रखे हैं, V बट्टा आई हो जाएगा, और एक हमारा टी हो जाएगा। आई से आई कट जाएगा, भी आई टी नहीं हो गया जी, ये देखिए भी आई टी, ठीक है। आई से आई कट जाएगा, भी आई टी हो जाएगा। कहीं से भी चलेंगे तो काम हो जाएगा, है ना, कहीं से भी चलेंगे तो काम हो जाएगा। इसको आपने आर का मान निकाला, आप चाहो तो आई का मान निकाल लो, यहाँ से फिर रख दो। आई का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो भी बट्टा आर हो जाएगा, है ना। तो भी बट्टा आर का हम करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है ना। इसके अलावा आर है और टी है ना। नीचे से एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नीचे ऊपर में क्या बचेगा, भी स्क्वायर बट्टा आर बचेगा गुने टी बचेगा, है ना। अब भी स्क्वायर बट्टा आर गुने टी बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, भी आई टी, एक भी निकाल लो बाहर, फिर क्या बचेगा, भी बट्टा आर बचेगा गुने टी, ये तो बचा ही है। तो भी बट्टा आर क्या हो जाएगा, आई, तो भी आई या फिर टी तो है ही है, तो भी आई टी। तो कैसे भी करेंगे आएगा वही, सूत्र याद होनी चाहिए, है ना। ये आपका हीट वाले सेक्शन से न्यूमेरिकल है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा करा गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव, पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, पलासी पश्चिम बंगाल में है, कलनौर पंजाब में है ना। इसके अलावा जो पानीपत है ये हरियाणा में है, जो हल्दी घाटी है ये राजस्थान में है। ये जगह का नाम जरूर याद रखना। अच्छे बच्चा पूरा धुरंधर है लेकिन पतो ना है, वहाँ पे जाके पेन खटखटा के आ गए एग्जाम हॉल में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये 1757 पलासी के युद्ध में जो है भाग लिए थे अंग्रेज की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी आफ्टर बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की अगुवाई कर रहे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तब होगा बारेंग यंगस्टर्स, खाली गवर्नर कहेगा तो क्लाइव होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात दोहरी शासन लगाया गया था। इस शासन को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त करके केंद्र में दोहरी शासन की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पे 2 जगह द्वैध शासन है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखिए बंगाल में जो द्वैध शासन है ना, वो सरकार का द्वैध शासन का बात नहीं कर रहा है। इस द्वैध शासन का मतलब है कि एक कुछ अधिकार जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है ना, और कुछ अधिकार जो है आपका निजाम वगैरह के पास है। तो इसका मतलब दोहरा वाला जो है अधिकार, यहाँ पे द्वैध का मतलब ये है। और जो आपका प्रांत में आप द्वैध शासन और राज्य में द्वैध शासन देख रहे हैं, ये दोहरी सरकार से है, समझे भैया। शब्द सेम है, मीनिंग अलग अलग है। तो ये थे भैया आज का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगो तो लाइक करो, है ना। अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कभी जनरली कहा नहीं, लेकिन अब कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना कहे शायद आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैंने आपसे कहा है कि कहीं पे कोई फ्री में पढ़ेगा और आप मेरे से फ्री, कहीं पे पेड पढ़ेगा और मेरे से आप फ्री में पढ़ोगे, दोनों मामला सेम ही रहेगा। सेम क्या, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप लोग हमारा कंटेंट भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हो व्हाट्सअप मैसेज करके। जय हिंद दोस्तों।